एन प्लस क्या होता है हमारा एल नियम, एन प्लस एल नियम। एन प्लस एल नियम होता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न कक्षाओं में जो ऊर्जा या विभिन्न कक्षाओं में जो ऊर्जा होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। किनमें भाई, जो भी कक्षक होते हैं ना, एस पी जो डी होता है, एस पी डी, और ये क्या होता है एफ जो होता है, इन कक्षकों में ऊर्जा का निर्धारण जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात एन और द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात एल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और यही आपका क्या कहलाता है, आपका एन प्लस एल नियम कहलाता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, है ना, कि विभिन्न परमाणु कक्षकों की या विभिन्न परमाणु कक्षकों में जो ऊर्जा का निर्धारण है ना, वो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या से किया जाता है। तो लिख सकते हैं विभिन्न 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 कक्षकों में विभिन्न 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 कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण, ऊर्जा का क्या भाई निर्धारण मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एन प्लस एल नियम कहते हैं। इसे एन प्लस क्या बोलते हैं हम लोग, एल नियम कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं विभिन्न जो कक्षक हैं, इन कक्षकों में ऊर्जा का निर्धारण कि किसकी ऊर्जा कितनी है ना, एस की ऊर्जा पी की ऊर्जा से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। तो उन ऊर्जाओं का निर्धारण हम दो क्वांटम संख्या के आधार पर करते हैं। एक मुख्य क्वांटम संख्या जिसको एन से दर्शाते हैं हम लोग, है ना, और एक द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। तो इन दोनों के आधार पर किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एन प्लस एल नियम कहते हैं। अब ये जो एन प्लस एल नियम होते हैं उसकी कुछ बातें होते हैं, उसको हमको क्या करना है, जानना है। परिभाषा तो छोटा हो गया, अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। पहला बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ से इससे रिलेटेड जो बातें हैं। पहले, यदि n प्लस एल का जो मान होता है, यदि n प्लस एल का मान क्या होता है हमारा, मान लो n है, फिर वो क्या है हमारा l है। अगर n प्लस एल का मान क्या करता है हमारा कम आता है, या जो है आपका बोल सकते हैं n का मान l से कम आता है या ज़्यादा आ जाता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है। मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा सा उदाहरण से क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमको कुछ क्या दिया है, मान दिया है। तो मान क्या होता है हमारा, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो उदाहरण में क्या होता है भाई, यहाँ पर दिया है 4p और मान लो दिया है ऐसा, इसको हम लोग ले लेते हैं ये। तो ये हो गया आपका 3D, है ना, और 4p की बात कर रहे हैं, है ना, या 4p की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कक्षक दिया गया है हमारा, एक दिया है 4p और एक दिया है 3D। अब इनमें हमको इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, किसकी ऊर्जा कम होगा, किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगा, n प्लस एल के नियम से दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो n प्लस एल नियम लागू करें, ठीक है। तो देखो n का मान कितना है, इसमें 4 है, p का मान कितना होता है हमारा 1 होता है, तो इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 5 प्राप्त होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर n का मान कितना है हमारा 3 दिया गया है, और d का मान कितना होता है हमारा ये 2 होता है, तो इसका मान कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो उस स्थिति में देखो इन दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस स्थिति में n प्लस नियम ये कहता है कि यहाँ पर यदि n प्लस एल नियम का मान किस में आता है हमारा, बराबर में आ जाता है। तो बराबर में आ जाने से हम इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ जो है क्या होता है, प्रिंसिपल नंबर का मान कम होता है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है। यदि n प्लस एल नियम का मान क्या हो जाता है, अगर किन्हीं भी कक्षकों के लिए बराबर आता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिनमें हमारा
एन का मान क्या होता है, कम होता है। तो एन का मान किस में कम दिख रहा है आपको, 3D में दिख रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में भरता है, पहले 3D में भरता है और उसके बाद क्या होता है, वो 4p में भरता है। आप देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, क्यों, क्योंकि 3D की एनर्जी क्या होता है हमारा, कम है, किसके अपेक्षा, 4p के अपेक्षा, इस इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। तो ये पहला पॉइंट लिखा जा सकता है। यदि n+l का मान क्या होता है हमारा, जो है बराबर आ जाता है, तो उस स्थिति में हमारा इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरता है जिसमें n का मान क्या होता है आपका, कम होता है। तो इसको आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये पहला हो गया। अगर हम दूसरा उदाहरण और कोई ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसा है। अब हम चलते हैं किसके पास, मान लो यहाँ पर हमने कर दिया 5f हो गया, है ना, 5f हो गया। और साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर मान लो जो है 4d की अगर हम बात करें तो इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें भी तो बराबर आ ही जाएगा, थोड़ा सा हम दूसरा ले लेते हैं इसके जगह, तो भी ज़्यादा समझ में क्या करेगा, आपको आएगा। हम आगे की ओर चलते हैं। जो है जनरली अब क्या लिया जाए इसमें, 3D ले लेते हैं और 3D के बाद हम क्या कर लेते हैं, जो है इससे पहले 2p ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2p। हम इन दोनों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, हमको अभी नहीं पता है। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा या इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, या ये बोल सकते हैं इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगा या इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगा, हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, n+ क्या लेते हैं हम लोग, n नियम लेते हैं। तो यहाँ पर देखो n की जगह कितना है हमारा, 3 है, d की जगह कितना होता है हमारा, 2 होता है, तो इक्वल टू कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो n की जगह 2 है, p की जगह 1 होता है, तो यहाँ पर कितना मिल जाता है हमारा, 3 मिल जाता है। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, 2p में भरेगा और उसके बाद किस में भरेगा, वो 3D में क्या होता है आपका, भरता है। अर्थात यहाँ पर हम n+l के आधार पर बता सकते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, और उसी आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, n+l नियम को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन भी आता है भाई, n+l नियम क्या होता है, बता देना कि n+l नियम क्या होता है। तो विभिन्न कक्षाओं में, है ना, विभिन्न कक्षकों में अर्थात SPDA में किसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसकी ऊर्जा का मान कितना है उसका निर्धारण करने के लिए हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वही आपका क्या होता है, हमारा n+l नियम कहलाता है ना। मतलब कक्षकों में ऊर्जाओं को निर्धारण के लिए हम लोग जो है मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं, वही n+l नियम कहलाता है। और n+l नियम जैसे मैं आपको बताया, यदि इसका मान क्या होता है, n+l नियम का मान क्या होता है, जिस भी कक्षक का कम आता है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, और जिस कक्षक का मान जो है n+l में ज़्यादा आता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो 4p जो कक्षक था उसमें n+l का मान क्या होता है, कम आता है, तो इस इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरता है, 3D में बाद में भरता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं, जो भी कक्षक में n+l नियम निकालते हैं और दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में भरता है जिसमें आपका n का मान क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीक़ा से ये 2 पॉइंट इसमें लिख करके, ये उदाहरण लिख करके, ये जो n+l नियम है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है भाई। तो मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी लिखने का काम आपका है भाई। तो ये हो गया n+l नियम। चलिए अब हम थोड़ा सा एक और जो है एक नियम है उसकी बात करते हैं, वो है हुंड का नियम। किसका नियम, हमारा हुंड का नियम। तो चलिए हुंड जी के पास चलते हैं। हुंड का नियम, हुंड का नियम ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। हुंड का नियम है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। हुंड ये कहता है कि जब तक क्या होता है, हमारे पास जितने कक्षक खाली पड़े हैं उन खाली कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन चला न जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, युग्मित नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारा डी कक्षक है, ये कौन सा कक्षक है, डी कक्षक है, और मेरे पास दिया है मान लो जो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या दिया, हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें मेरे को भरने के लिए बोल रहा है। तो भरने के लिए बोलता है तो मैं अपने हिसाब से ये भर दूंगा 2, 2 4, 2 6, और ये क्या हो गया 2 8। तो ये रॉन्ग है, ऐसा हुंड का नियम नहीं बोलता है। तो क्या बोलता है वो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास उपलब्ध है उनको हम क्या करते हैं, पहले जितना भी खाली कक्षक पड़ा है उन खाली कक्षकों में हम क्या करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और बच जाए
तब जाके क्या करते हैं, उसको हम फिर युग्मित करते हैं। क्या करते हैं, युग्मित करते हैं। ये सही तरीका है। यही कौन बोलता है, हमारा हुंड बोलता है। हुंड क्या बोलता है, हुंड ये कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण तब तक नहीं होता है या युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि रिक्त जो कक्षक है उन कक्षकों में एकक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए या एकक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चला ना जाए। यही क्या होता है, हमारा हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या कहता है भाई, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है ना कक्षकों में, परमाणु कक्षकों में बोल सकते हैं या कक्षकों में लिख सकते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है, तब तक नहीं होता है, नहीं होता है जब तक कि रिक्त कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। क्या कहलाता है, हमारा हुंड का नियम कहलाता है या हुंड के नियम कहते हैं, हुंड के नियम कहते हैं। तो हुंड के लिए क्या बताया कि जब तक हमारे पास कक्षा क्या है, खाली है ना, तो उनका कहना था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि रिक्त जो कक्षक है उसमें एकक इलेक्ट्रॉन चला ना जाए, एकक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। वही आपका क्या कहलाता है भाई, हमारा हुंड का नियम कहलाता है। मतलब पहले जितना भी जगह है उसमें एकक इलेक्ट्रॉन पहले भरो, उसके बाद क्या करो, उसको रिपीट करो। यही आपका क्या कहलाता है, हुंड का नियम कहलाता है। और हुंड के नियम को इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, उदाहरण से बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप बोलो, यहाँ पर फिर से उदाहरण ले सकते हैं भाई, उदाहरण बहुत बड़ी वो नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे तो जैसे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको हमको पी कक्षक में क्या करना है, भरना है, ठीक है। ये पी कक्षक होता है, 3 होता है ना भाई इसमें, तो 5 को कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा सही तरीका है भाई, ना कि पहले 2 फिर 2 फिर 1, ऐसे नहीं भरते हैं ना। ये ऐसा किनका कहना है, हमारा ये कहना है हमारा हुंड जी का। तो इस प्रकार से आप हुंड के नियम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। छोटा क्वेश्चन में आता है भाई हुंड का नियम क्या होता है, तो आप बताना। हुंड का नियम ये कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक रिक्त कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन चला ना जाए। यही आपका क्या कहलाता है, आपका हुंड का नियम कहलाता है, हुंड के नियम कहते हैं। इस हुंड के नियम की कुछ बातें भी यहाँ पर दिया गया है जो मैं पहले आपको बताया हूँ। क्या क्या बातें हैं, तो जैसे आपको पता है कि पहले हमारा क्या होता है, हमारा ये नाभिक है और ये नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो कक्षा है ये है। ये मान लो ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है और ये हमारा कौन सा है, तीसरा कक्षा है। तो पहला जो कक्षा होता है हमेशा जो है, हम लोग एक पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, क्या, 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर अगर हम पहला कक्षा की बात करें तो यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर हो जाता है, तो मान कितना होता है हमारा, 1 प्राप्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में कितना भरेगा उसको दर्शाने के लिए एक फार्मूला हम लोग बताए थे। तो पहला जो कक्षा होता है उसमें अगर हम देखें तो 2 एकम 2 कितना प्राप्त होता है, 2। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है भाई, है ना। अब इस रूल को आगे बढ़ाएं अगर, तो इस रूल को आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, 2। और मान लो दूसरा कक्षक के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर में चला जाता है, तो 4 दूनी कितना हो गया, ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 के गुणा होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8। तो दूसरा जो कक्षा होता है उसमें कितना भरता है हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 4 5 है ना, 6 7 और ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन भरता है। अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं तो 2 × 3 का घात कितना हो गया, 2। तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर 18 नहीं भरना है भैया, अब तीसरा में आ रहा है तो 18 नहीं भरना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 18 नहीं भरना है भाई तीसरा कक्षा में, आपको सिर्फ 8 ही भरना है। आगे जो है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो नेक्स्ट कक्षक में क्या होता है, चला जाता है। अब यहाँ पर अब सूत्र में 18 आया है या इसके बाद आता है मान लो 2
इंटू कितना हो गया 4 गुणित घात 10, तो 4 कितने 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। तो आपको 32 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है ना। जब भी भरना है तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाकी जितने भी कक्षक आपका बनेगा उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। ये जो 18 दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें एस कक्षक होता है, पी कक्षक होता है और डी कक्षक होता है। इसमें 2, ये 6 और ये 10 मिल करके टोटल हमारा क्या करता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार 32 का मतलब क्या होता है, एस में 2, पी में 6, डी में कितना होता है 10 और एफ में कितना होता है 14 मिला के कितना बनाता है 32 बनाता है। तो उसको भरना नहीं है भाई, वो फिर अष्टक नियम के क्या हो जाएगा आपका खिलाफ हो जाएगा। तो आपको भरते वक्त पहले में 2 और बाकी जितने भी कक्षा बने सब में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन भरना है ना। और बाकी ये जो है केवल समझने के लिए है, भरते वक्त आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। और लिखते वक्त आप बेशक 18 32 लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम का अगर हमको क्या करना है उसका भरना है तो पहले मैं कितना भरूंगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना भरूंगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 16 16 2 18, अब बच गया उसको हम कितना भरेंगे, इसको 2 में डालेंगे। मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम में बच गए उसको हम लोग कितना करते हैं, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो इसमें जब भी भरेंगे कक्षा में हमेशा आप जो है पहले कक्षक के बाद जितने भी कक्षक जो आएगा या जो भी कक्षा आएगा उस कक्षा में आप केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लिखते वक्त ऐसे हम जरूर ही लिखते हैं। तो ये हो गया आपका हुंड्स के नियम से रिलेटेड क्या हो गया बातें हो गया भाई। चलिए एक आध हम और क्या करते हैं इसमें टॉपिक देखते हैं, फिर ये टॉपिक आपका या लेसन क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे हमारा दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या दिया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, तो सिंपल अगर हम देखें तो बोरबरी मॉडल है। बोरबरी एक साइंटिस्ट है और उन्होंने बोला है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनों की जो वितरण है, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो लिख सकते हैं भाई परमाणु कक्षकों में, है ना, परमाणु कक्षकों में है ना, इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है वितरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या भाई हमारा वितरण क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सिंपल सा इसका परिभाषा है ना, कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है वितरण होता है, व्यवस्था होता है, वही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैं आपको इससे पहले हुन के नियम में क्या कर रहा था, समझा रहा था, वही यहीं पर लागू होता है। जैसे यहाँ पर वही बताया था कि 2n² के आधार पर देखें तो जो पहला कक्षा होता है, इस पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हम दूसरा कक्षा में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन आता है। तीसरा कक्षा में देखें तो ये आपका जो है कितना होता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन आता है। चौथा कक्षा में देखें तो ये आपका 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन आता है। अभी हम लोग जस्ट करके देख रहे थे। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा पहला कक्षा में कितना 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 होता है। लिखते वक्त इसको 2, 8, 8, 18 और 32 लिखा जाता है। पहले जो ये आवर्त सारणी के आधार पर है। आवर्त सारणी नेक्स्ट लेसन हम पढ़ने वाले हैं। ये 7 आवर्त होता है हमारे में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां आवर्त होता है। ये पीरियोडिक टेबल का है, आपने 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठवां में 32 और सातवां में क्या होता है 32 होता है। और इसी के आधार पर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। लेकिन मैं आपको जैसे बताया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि पहले कक्षक में आपको केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरना है और बाकी जितने भी कक्षक आए 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आए उसमें आप केवल कितना भरना है, आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही क्या करना है, भरना है। इधर एक और आ जाएगा तो 8, इधर भी आ जाएगा तो 8, इधर भी आ जाएगा तो आपको 8 ही भरना है, ठीक है। इसमें अगर भरते हैं तब की बात है। कक्षक में ना इसमें 8 भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे। लेकिन इसमें हमारा 18 का मतलब वही होता है, मैंने बताया ना कि 18 का मतलब क्या होता है भाई,
18 मतलब इसके अंदर बहुत सारे कक्षक होते हैं, एस पी डी, और इसमें भी एस पी डी है ना। और इसकी बात करें तो इसमें एस पी डी और एफ होता है, इसमें भी एस पी डी और एफ होता है। इसमें केवल एस होता है, इसमें एस और पी होता है, और इसमें एस और पी होता है। तो 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 8 हो गया, 2 6 हो गया, 8 हो गया, 2 6 18 हो गया, 2 6 10 18 हो गया, 2 6 10 और 14 32 हो गया, 2 6 10 और 14 32 हो गया। तो ये इसके बेसिस पर है, भरते वक्त आपको 8 ही भरना है। यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इसके आधार पर सिंपली निकाला जा सकता है। छोटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षक में 2, फिर 8, फिर 8 18 18 32, लेकिन भरते वक्त 8 ही भरना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तक ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखता हूँ। जैसे एक सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने के लिए बोला जाए, कैसा? जैसे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम, किसको ले लेते हैं? मैग्नीशियम। पता होगा इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो इसके आधार पर बांट दो। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? 12 है। तो 12 को आप धीरे धीरे इनके आधार पर बांटते जाओ। तो पहले को कितना दोगे? 2, दूसरा को कितना दोगे? 8, तीसरा को हमको 8 देना चाहिए था, बट हमारे पास बचा कितना है भाई? 2। तो इस प्रकार से इसका सिंपल सा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है। ये छोटा है ना। तो आपको क्या करना है, जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन हो उसी के बेसिस पर आपको बांटते चलना है, और शुरू वाला को जितना मिल रहा है उतना देते जाओ। आपके पास पहले तो पूरा फुल रहता है, तो आप पूरा उतना क्या करते जाओ, उनको देते जाओ, ठीक है। तो पहले वाला 2 मांग रहा है, दे दो। दूसरा 8 वाला 8 मांग रहा है, दे दो। तीसरा 8 चाहिए था उनको, बट हमारे पास 2 बचा है तो उसको 2 दे। तो ये सिंपल सा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे और भी आप कर सकते हैं। मान लो मेरे पास बोरान है, और बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाला को मैं कितना दूंगा? 2। दूसरा को 8 देना था, बट मेरे पास 3 है। तो ये इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, आपका बन जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरे को किसके लिए बोल रहा है? मान लो 22 के लिए बोल रहा है, ठीक है। 22 किसका होता है भाई? टाइटेनियम का होता है। अब इसकी बात करें तो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया? 8 हो गया। तो कितना? 8 8 16, 16 और 2 कितना हो जाता है हमारा? 8 16 2 18, और 18 में कितना बचा है? अब देखो कितना बचा है भाई? 18 2 20 4 बचा हुआ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 8 4 12, 12 और 2 16, 16 और 8 कितना हो गया? 22। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है अब्बाउ के नियम के आधार पर। किसके आधार पर भाई? अब्बाउ का नियम। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ अब्बाउ के नियम के आधार पर कैसे लिखना है। किसके आधार पर? अफबाउ कि हमारा क्या है जो नियम है, इस नियम के आधार पर आपको कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको आपको देखना है। तो उसके लिए आपको वो जो आपका मैं एक बड़ा सा डायग्राम बताया था, इस प्रकार से 1s 2s है ना, इसको आपको ध्यान में क्या करना पड़ेगा भाई, रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाता है 3s, ये हो जाता है 3p है ना, फिर 3d ये हो गया, फिर क्या हो जाता है 4s 4p, और ये क्या हो जाता है आपका 4d है ना, 4f, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये हो गया 5s 5p, ये हो जाता है 5d, ये हो जाता है 5f, इसके बाद आगे चलें तो 6s और 6p, और ये होता है 6d, ठीक है। ये आपको विशेष क्या करना है, ध्यान में रखना है, ओके। और ये कितना हो जाता है 7s, और ये हो जाता है 7p, और इसके बाद इसको आपको क्या करना है, याद में रखना है। ये यहाँ से ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये यहाँ 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 जुड़ा रहता है, ये तीर लगाते जाओ, ठीक है। फिर ये दूर जुड़ा रहता है, फिर यहाँ से आपका इस प्रकार से कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये आपको याद रख के क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, ठीक है। और इसमें आपको पता है ना भाई, पहला में कितना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 से ज़्यादा नहीं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं, और एफ जो होता है उसमें 14 से ज़्यादा नहीं भरना है, कम भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको मेरे यहाँ पर आपको बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। चलिए हम जो पहले जो है नियान से चालू करते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 10। चलो नियान से नहीं करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब किस में जाएगा, पहले 1s कक्षक में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1। एस में 2 होता है, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन केवल कितना है, 1 है।
अगर हम बात करते हैं हीलियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, अभी भी किस में जाएगा 1s में जाएगा, बट 2 इलेक्ट्रॉन है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर हम लिथियम के पास जाएँ तो लिथियम में क्या होता है 1s, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 2 और ये 1 हो गया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1 इसमें पहले जाएगा, एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, अब किस में जाएगा 2s, तो ये 2s हो गया। एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, लेकिन हमारे पास कितना बचा है 1, हमारे पास कितना बचा है 1, तो ये इसका हो गया। अगर हम चलते हैं किसके पास, बेरिलियम के पास कितना होता है 4, तो इसके आधार पर 2 और 2 काट देते हैं। अब इसमें पहले जाओ 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, हमारे पास है। अब किसके पास जाएंगे 2s के पास, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए। अच्छा, फिर किसके पास चलते हैं, बोरान 5 होता है तो 2 और 3 हो जाएगा, क्यों, तो पहले उसके आधार पर बांट दिए। अब इसमें क्या होगा, पहले जाओ 1s2, ये होता है 2s2, ठीक है। अब देखो 2s2 अभी भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो किस में जाएगा 2p में जाएगा, तो ये 2p हो गया। ये यूँ घूम रहा है ना, ये ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसा। अब ये हो गया 2p, तो 2p भी कितना होगा 1, तो ये बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जाता है, आपका लिखा जाता है। बड़ा कभी लिख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे को बोल रहा है किसका निकालना है, तो वो निकालना है, मान लो मेरे को 18 का, 18 किसका होता है हमारा आर्गन का, आर्गन का निकालना है। मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो एक तरीका है 2, 8 और ये 8, ये हम लोग बांट दिए। अब हम पहले किसके पास जाएंगे, ये हमारा 1s के पास, 1s कितना इलेक्ट्रॉन आता है इसमें 2, फिर किसके पास जाएंगे 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 आता है। फिर 2p के पास जाएंगे, 2p में कितना होता है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अभी भी है तो दे सकते हैं। 2p के बाद कौन सा है भाई हमारा 3s है, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2, 3p के पास कितना है हमारा 3p, कितना इलेक्ट्रॉन आता है 6। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर लो आप, गिन लो। देखो ये 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 6 18, हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो गया। तो इस तरीक़े से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं भाई हम, वो है हमारा 25 का, मान लो 25 देख रहे हैं, मैग्नीज है, क्या है हमारा मैग्नीज है। इसकी देखें तो इसका हम करेंगे तो 2 8 8 हो गया, 8 8 16 2 18 हो गया, 18 और 18 2 20 7 बचा है हमारा, ठीक है। अब इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई, तो क्या हो जाएगा, पहले 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएंगे 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 के बाद किस में जाएंगे 3p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद किस में जाएंगे 4s में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s के बाद देखो 4s है, उसके बाद कौन सा है 3d है, तो 3d के पास जाएंगे तो कितना हो जाता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो आप इलेक्ट्रॉन को 25 हुआ या नहीं हुआ, तो ये देखो 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 5 25, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जा सकता है, दोनों आधार पर, एक सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला जो कि 2 8 18 18 32 से लागू होता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो यहाँ से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका हुंड के नियम, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने देख लिया। आप भी बना के देखेंगे भाई, बिल्कुल करके देखें, ये आपका फार्मूला है और ये आगे बहुत काम आता है। एक लास्ट देखते हैं हम लोग, वो है अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक, फिर हमारा ये लेसन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षक एवं पूर्णपूरित कक्षक, ठीक है। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक जो होता है, इसकी स्थायित्वता की बात करते हैं, स्थायित्व की क्या करते हैं हम लोग, बात तो करते हैं। वैसे अर्धपूर्ण और पूर्णपूरित कक्षक का मतलब ये होता है भाई कि जैसे यहाँ पर p कक्षक दिया गया है, या हम बात करते हैं d कक्षक दिया गया है, ठीक है, ये d कक्षक है, ये वाला d है, ये वाला p है। तो अर्धपूर्ण मतलब होता है जितना उसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए उसका आधा। जैसे p में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है भाई हमारा 6, d भी कितना भरता है हमारा 10, तो इसका अगर आधा भरा हो तो उसको बोलते हैं अर्धपूरित। जैसे यहाँ पर 3 भरा है, हुंड के नियम के अनुसार ऐसे भरेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा अर्धपूरित कक्षक कहलाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूरा भरा है, पूरा 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरा है मान लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा भरेंगे 7 8 9 एंड 10, ये कैसा कहलाता है हमारा पूर्णपूरित,
ये क्या होता है, पूर्ण पूरित। तो अगर किसी कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन का अगर आधा भरा है, आधा मतलब ना जैसे 5 है तो ढाई नहीं कहेंगे वही, है ना, 6 है तो 3, 10 है तो 5, अगर ऐसा भरा है तो वो अर्धपूरित कहलाता है, ठीक है। और अगर पूरा पूरा भरा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पूरित कहते हैं। और ये देखा गया है कि जो अर्धपूर्ण कक्षा होता है और जो पूर्ण कक्षा होता है ना, वो अन्य कक्षकों की अपेक्षा, अन्य कक्षक की अपेक्षा, मान लो अन्य कक्षक में क्या दिया गया है हमारा, अन्य कक्षक में दिया गया है, मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 6, ठीक है, 10 होना चाहिए। अब इसमें देखो अर्धपूर्ण नहीं है, यह अर्धपूर्ण से कहीं ज़्यादा हो गया है। तो इस अर्धपूर्ण, इसकी बात करें और इसकी बात करें, यह अर्धपूर्ण कक्षा है और यह अर्धपूर्ण कक्षा नहीं है। तो जो अर्धपूर्ण कक्षक होता है वो अन्य कक्षकों के अपेक्षा, या पूर्ण कक्षक होता है, अर्धपूर्ण कक्षक होता है, वो अन्य कक्षकों के अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है हमारा, स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब क्रिया में भाग नहीं लेता है, बोल सकते हैं, उसी अवस्था में रहता है। तो अर्धपूर्ण कक्षक और पूर्ण जो कक्षक होता है वो अपेक्षाकृत अन्य कक्षकों से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। और इसका अध्ययन एक विनिमय ऊर्जा के आधार पर किया जाता है। विनिमय कौन सा भाई हमारा, विनिमय ऊर्जा के आधार पर किया जाता है। विनिमय एक ऊर्जा होता है, इस ऊर्जा के आधार पर क्या किया जाता है, हमारा जो भी स्थायित्व होता है उसका गणना किया जाता है। वो कितना इलेक्ट्रॉन विनिमय कर सकता है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विनिमय करता है उसकी स्थायित्वता उतनी ही क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है, हम बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं डी कक्षक को ले लूँ तो यहाँ पर इसकी विनिमय बहुत सारा होता है भाई, जैसे 1 2 3 4 5, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, हाँ, ऊर्जा। तो जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर उतना बढ़ता है। कैसे, जैसे ये इसके साथ विनिमय कर सकता है, इसके साथ विनिमय कर सकता है, इसके साथ विनिमय कर सकता है और इसके साथ विनिमय कर सकता है, लेन देन कर सकता है। तो इसमें जो विनिमय ऊर्जा है कितना है हमारा, टोटल 4 के साथ कर सकता है। तो इसकी विनिमय ऊर्जा ज़्यादा है, मतलब इसकी स्थायित्वता क्या है आपका, ज़्यादा है। इसी को अगर और आगे हम बढ़ाएँ तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 वाला है मान लो तो विनिमय ऊर्जा वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा विनिमय ऊर्जा कितना है हमारा, 4 है। और अगर इसी को मैं दूसरा उदाहरण ले लूँ, मान लो मेरे पास दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर विनिमय ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई, ये 1 2 और ये कितना बार हो जाएगा, 3 बार। तो इसकी ऊर्जा से क्या हो गया, इसकी एनर्जी क्या हो गया आपका, कम हो गया। और होगा तो और कम हो जाएगा, और होगा तो और कम हो जाएगा, है ना। जैसे एक और ले लेते हैं मान लो, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 हो गया। इसकी विनिमय ऊर्जा की बात करें तो इसमें कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। इसमें देखें तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो विनिमय ऊर्जा 2 हो गया। और हम बात करें अगर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, है ना, ज़्यादा हो गया है, मिटा दो इसको, ठीक है, ओके। ये हो गया 5 हो गया। इसमें 6 7 8, अब इसकी बात कर रहे हैं तो विनिमय ऊर्जा क्या है, 1 ठो है, ठीक है। तो विनिमय ऊर्जा क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विनिमय ऊर्जा के आधार पर जो भी पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है, इस वजह से इसकी स्थायित्वता भी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है भाई। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होती है, जैसे एक होती है कापर का और एक होती है क्रोमियम का, ठीक है। कापर और क्रोमियम जो होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो बाउ के नियम के अनुसार नहीं होती है। किसका हमारा, एक क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, और एक होता है कापर जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर इसकी बात करें तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाउ के नियम के अनुसार नहीं होता है भाई। अब बाउ रूल के अनुसार जैसा होना चाहिए, अब बाउ नियम इसके अनुसार नहीं होता है ना। वजह ये होता है कि जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये आपका 2, ये हो जाता है 8 8 8 और 16 2 18 18 और 2 कितना हो गया 20, तो ये 6 बचा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये 1:2 2:2, ये हम ना उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको पहले आपको बताए हैं। तो ये होता है 1:2 2:2 2p 6 3:2 3p 3p 6 4:2 और 3d कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार अगर मैं कापर की बात करूं, Cu जो होता है कापर की बात करूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1:2 2:2 2p 6
ठीक है। और उसके बाद 3s2 3p6 होता है, 4s2 और 3d कितना होता है हमारा, ये 9 होता है। तो इसमें क्या होता है, ये अपने डी कक्षक में पूर्ण पूरित होने से एक कदम पीछे है, इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसके पास चला जाता है, डी के पास चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पूर्ण भर जाता है। इसी प्रकार इसमें से 4s इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसके पास चला जाता है, डी के पास चला जाता है, ये 5 हो जाता है, जिससे इनके डी कक्षक क्या हो जाते हैं, पूरा भर जाते हैं और इसका स्थायित्वता क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। यही वजह है कि क्रोमियम और कॉपर जैसे हमारे जो तत्व होते हैं वो हून के नियम का हून बोलता हूँ बाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है भाई कि क्रोमियम और कॉपर जो होता है, ये क्रोमियम और कॉपर उसका बाउ के नियम का पालन नहीं करता है, क्यों? तो बता सकते हैं कि जो क्रोमियम और कॉपर होता है वो बाउ के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें 4s का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4s का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के डी कक्षक में चला जाता है, जिससे डी कक्षक क्रोमियम में अर्धपूर्ण हो जाता है और कॉपर में पूर्ण हो जाता है, जो कि जिसकी विनिमय ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने की वजह से इसका स्थायित्वता बढ़ जाता है। यही वजह है कि यह बाउ के नियम का पालन नहीं करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और आज से ये हमारा सेकेंड लेसन क्या होता है, हमारा ना फिनिश होता है, भी समाप्त होता है। अगला जो लेसन है वो हमारा पूरे आवर्त सारणी पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं वो आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं।